हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर सब्जेक्ट प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। फ्रेंड्स, आप सभी को हम बता दें कि कल हमने प्राच्य एवं पाश्चात्य विवाद क्यों हुआ, क्या इसका कारण था, बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है। और उसके बाद से हमने ये भी प्रश्न देखा था कि जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी था उसने शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्रयास किए थे, शैक्षिक प्रयास, जो कि बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो सिंपल आप सभी को प्ले लिस्ट का लिंक कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा। आपके जितने भी सेकंड सेमेस्टर में 7 सब्जेक्ट है, आपको पूरे सब्जेक्ट का प्ले लिस्ट मिल जाएगा और आप बिल्कुल शुरुआत से अच्छे से नोट्स बना सकते हो। फ्रेंड देखिए, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैकाले का विवरण पत्र और जो प्राच्य एवं पाश्चात्य विवाद था इसका अंत किस प्रकार हुआ, बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि हम यूपी डीएलएड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन पर जितनी भी क्लासेस है इस चैनल के माध्यम से आप सभी को प्रोवाइड करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। मैकाले का विवरण पत्र हम जानते हैं कि इसने अपने जो 1835 में विवरण पत्र दिया था उसमें क्या दिया था और बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, इस मैकाले आया था ये प्राच्य एवं पाश्चात्य विवाद को, और आप कह सकते हो इसमें और विवाद पैदा हो गया। क्यों? क्योंकि जो ये आपका मैकाले था इसने प्राच्य को न अपनाकर पाश्चात्य पर ज्यादा जोर दिया, यानी इस पे ज्यादा फोकस किया। ठीक है, यानी जो प्राच्य था इसको बोला कि ये मतलब कि ये बिना अर्थ का है। ठीक है, आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिल्कुल विस्तार से जानते हैं। लेकिन फ्रेंड देखिए, सबसे पहला यहाँ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स, यानी मैकाले शिक्षा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैकाले शिक्षा द्वारा भारत में ऐसे वर्ग का निर्माण करना चाहता था जो रंग रूप में तो भारतीय हो परंतु वेशभूषा, बातचीत, चिंतन तथा विचारों में क्या हो, अंग्रेज हो। तो मैकाले जो चाहता था कि वो किसके पक्ष में था, तो वो पाश्चात्य था। ठीक है, यानी पाश्चात्यवादी की तरफ था, न कि प्राच्य की तरफ। तो आइए फ्रेंड जानते हैं कि 1835 में उसने क्या विवरण पत्र दिया था, बहुत ही अच्छे से। तो सबसे पहले देख सकते हो कि 10 जून सन 1834 को लॉर्ड मैकाले ने गवर्नर जनरल की काउंसिल के कानून सदस्य के रूप में भारत में पदार्पण किया। उस समय तक प्राच्य एवं पाश्चात्य विवाद उग्रतम रूप धारण कर चुका था और वेंटिक ने मैकाले को बंगाल की लोक शिक्षा समिति का सभापति नियुक्त किया। यानी जब उसने लॉर्ड मैकाले यानी 10 जून 1834 को मैकाले ने जब गवर्नर जनरल की काउंसिल के कानून सदस्य के रूप में भारत में पदार्पण किया, तो उस समय क्या चल रहा था, प्राच्य एवं पाश्चात्य। क्योंकि आप सभी को पता है कि 1813 के आज्ञा पत्र से ही प्राच्य और पाश्चात्य में विवाद हो उठा था। उसके बाद देखिए क्या हुआ कि जो आपका बेंटिक जो था वो मैकाले को बंगाल की लोक शिक्षा समिति की सभा नियुक्ति किया। और उसके बाद देखिए क्या किया उसने कि देखिए मैकाले का विवरण पत्र सबसे महत्वपूर्ण यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, और मैकाले का विवरण पत्र यानी मैकाले ने अपने विवरण पत्र में सन 1813 में आज्ञा पत्र की 43वीं धारा की निम्नलिखित प्रकार से व्याख्या की। वो किस प्रकार से, जो 1813 का आज्ञा पत्र था उस विवरण को किस प्रकार उसने दिया, तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को पता है कि 1 लाख रुपए, जो 1 लाख रुपए की धनराशि व्यय करने के लिए सरकार पर कोई प्रतिबंध नहीं है और वह इस धनराशि को अपनी इस इच्छा अनुसार किसी भी प्रकार से व्यय कर सकती है। और फ्रेंड्स, आप खुद ही सोचो ना कि जो सरकार थी वो किसकी थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की थी। और तो वो यही चाहते हैं कि पाश्चात्यवादी शिक्षा दी जाए, यदि आप कह सकते हो कि ज़्यादातर इंग्लिश में, यानी उनकी जो संस्कृति थी उसको भुला दिया जाए। तो यहाँ पे जो मैकाले था इसने आप देख सकते हो और विवाद पैदा हो गया ना, कहाँ से इसको सुलझाएगा, इसने और विवाद पैदा कर दिया। इसने बोला कि जो 1 लाख, क्योंकि इसी बात पे तो विवाद हुआ था, क्योंकि सरकार ने ये बोल दिया था कि प्राच्य एवं पाश्चात्य, लेकिन ये नहीं बताया था कि जो 1 लाख धनराशि है वो किस पे खर्च किया जाए। ठीक है, फिर जो मैकाले आया ये भी कह दिया कि वो अपनी इच्छा अनुसार किसी भी मतलब क्या कह सकते हो, प्राच्य या पाश्चात्य किसी पर भी खर्च कर सकते हैं। फिर सेकंड जो इसमें पॉइंट कहता है कि साहित्य शब्द के अंतर्गत केवल अरबी और संस्कृत
साहित्य ही नहीं अपितु अंग्रेजी साहित्य को सम्मिलित किया जा सकता है। तो फ्रेंड देखिए, इसने ये तो बोला, सेकंड टॉपिक में ये तो बोला कि साहित्य को शामिल किया जाएगा, यानी जो आपका अरबी आता है, संस्कृत आता है, इसको तो शामिल किया जाएगा, बट जो आपका अंग्रेजी साहित्य है इसको भी सम्मिलित किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट में उसने ये बोला कि भारतीय विद्वान, यानी भारतीय विद्वान मुसलमान मौलवी एवं संस्कृत के पंडित के अलावा अंग्रेजी भाषा और साहित्य का विद्वान भी हो सकता है। ठीक, यानी जरूरी नहीं है कि आप केवल और केवल मुसलमान और संस्कृत के ही पंडित बन सकते हो, आप अंग्रेजी भाषा साहित्य के भी विद्वान बन सकते हो। तो इसने इस प्रकार इसमें बोला। ठीक है, तो इस तरीके से इसने 3 पॉइंट आप देख सकते हो, केवल और केवल किस पे ज्यादा फोकस किया है, तो ये जो फोकस किया है वो पाश्चात्यवादी पर ही फोकस किया है। प्राच्य को यानी बिल्कुल आप कह सकते हो इग्नोर कर रहा है जो मैकाले है। फिर देखिए इसमें क्या बोला गया कि आज्ञा पत्र की 43वीं धारा की व्याख्या करने के बाद मैकाले ने प्राच्य शिक्षा एवं साहित्य का प्रबल खंडन किया। ठीक, क्योंकि शुरू से ही जो उसका मैकाले का विवरण पत्र था उसमें आप देख सकते हो, बट आप देख सकते हो 43वीं धारा की व्याख्या करने के बाद मैकाले ने प्राच्य शिक्षा एवं साहित्य का प्रबल खंडन किया, यानी जो आपका 1813 का जो आज्ञा पत्र था इसका प्रबल खंडन किया। किसका? तो प्राच्य का। और उसने ये बोला कि अंग्रेजी के माध्यम से पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञानों की शिक्षा का शक्तिशाली समर्थन किया। इस प्रकार मैकाले ने भारतीय साहित्य को निरर्थक बताते हुए अंग्रेजी को अधिक समृद्ध बताया, और इसके अतिरिक्त मैकाले अंग्रेजी शिक्षा द्वारा एक ऐसे वर्ग का निर्माण करना चाहता था जो रक्त और रंग में भले ही भारतीय हो पर रुचि हो गया, विचार हो गया, नैतिकता हो गया और विद्वता, आप एक तरीके से कह सकते हो उनका रंग रूप या शरीर क्या हो, भारतीय हो, लेकिन जो उनका पर्सनालिटी यानी भाव बात विचार जो होना चाहिए वो इंग्लिश टाइप का होनी चाहिए। तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि जो मैकाले था वो 1813 का जो आज्ञा पत्र था उसमें जो विवाद इसी कारण उत्पन्न हुआ था कि आप जो 1 साल का जो 1 लाख रुपए है वो किस पे खर्च किया जाए, प्राच्य पे या पाश्चात्य पे, जिसके कारण ये विवाद हो गया। और उसके बाद जो मैकाले आया ये भी पाश्चात्यवादी की तरफ अपना साथ दिया और इसने बोला कि जो प्राच्य है वो क्या है, निरर्थक है। तो यहाँ पे तो ये हमें पता चला। अब देखिए प्रशिक्षु स्पष्ट करे कि मैकाले के सुझाव पर निर्मित शिक्षा नीति के निम्नांकित दोष उभर कर आए। पहला तो क्योंकि जो ये क्या पहले किया कि भारतीयों में फूट का बीजारोपण हुआ, भारतीय साहित्य एवं संस्कृति की अवहेलना की गई, भारतीय धर्म की अवहेलना की गई, विदेशी सभ्यता को भारत पर थोपा गया और भारत में ऐसा शिक्षित वर्ग तैयार किया गया जो अंग्रेजी शासन को दृढ़ता प्रदान करे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ तो पूरा था कि मैकाले ने किस प्रकार जो प्राच्य था इसका बहुत ज़्यादा खंडन किया, मतलब कि इसके साथ नहीं था। ठीक, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से बोल रहा है कि प्रशिक्षु ये भी स्पष्ट करे कि शिक्षा नीति के उपयोग दोष उभर कर आए, फिर भी उसकी शिक्षा नीति ने निम्नांकित अच्छे प्रभाव भी डाले। पहला क्या कि भारत के लिए विस्तृत ज्ञान के द्वार खुलना, भारत की आधुनिक शिक्षा संरचना का शिलान्यास रखना, भारत में राजनीतिक जागरूकता का उत्पन्न करना, यानी कुछ मेरिट होता है तो डिमेरिट भी होता है और कुछ डीमेरिट होता है तो कुछ मेरिट भी होता है। कोई लोग जो मतलब कोई व्यक्ति है उसमें कुछ अच्छे गुण होते हैं तो 1 या 2 खराब गुण अवश्य होता है। आप ये नहीं कह सकते हो कि ये मतलब कि कोई गलती कर ही नहीं सकता है। तो इसी प्रकार जो मैकाले का था इसमें भी आप कह सकते हो कि इसमें कुछ मेरिट थे तो कुछ डीमेरिट भी थे और कुछ डीमेरिट था तो इसमें कुछ मेरिट भी था, यानी कमी या गुण। अब देखिए मार्च 1835 का आदेश पत्र भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में पहली नीतिगत घोषणा थी। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 7 मार्च 1835 को मैकाले के विचारों का स्वागत करते हुए एक विज्ञप्ति द्वारा सरकार की शिक्षा नीति को निम्नांकित शब्दों में घोषित किया। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट्स है। तत्कालीन गवर्नर यानी 1835 के जो तत्कालीन गवर्नर थे वे थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि 7 मार्च 1835 को मैकाले के विचारों को स्वागत करते हुए एक विज्ञप्ति द्वारा सरकार की शिक्षा नीति को क्या किया,
निम्नलिखित शब्दों में घोषित किया। शिक्षा के लिए निर्धारित संपूर्ण धन सर्वोत्कृष्ट प्रयोग केवल अंग्रेजी की शिक्षा के लिए ही किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो जो उस टाइम तत्काल गवर्नर जनरल थे वो मैकाले की इस विचार जो उसकी राय थी उसका स्वागत किए और उन्होंने ये निर्णय लिया कि शिक्षा के लिए निर्धारित जितने भी संपूर्ण यानी 1 लाख का जो धन था वो पूरा प्रयोग केवल और केवल अंग्रेजी की शिक्षा के लिए ही किया जा सकता है। अब आइए फ्रेंड्स, हम ये जानने का प्रयास करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट्स है जो कि आपका प्राच्य एवं पाश्चात्य किस तरीके से ये विवाद खत्म हुआ, बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानने का प्रयास करेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, प्राच्य एवं पाश्चात्य विवाद का अंत सबसे पहले 1839 किस प्रकार हुआ, आइए फ्रेंड्स इस पे थोड़ा हम चर्चा करते हैं। चर्चा उपरांत प्रशिक्षु स्पष्ट करे कि विज्ञप्ति ने सरकार की शिक्षा नीति को निश्चित दिशा प्रदान कर दी। वह प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत न कर सकी। आपने देखा कि वो केवल और केवल पाश्चात्य की तरफ ध्यान दे रहे थे और प्राच्य की तरफ बिल्कुल ही नहीं। तो जाहिर सी बात है कि और विवाद बढ़ेगा, यानी जो सरकार थी वो इसका अंत नहीं कर सकी। फिर लॉर्ड वेंटिक के जाने के बाद लॉर्ड आकालैंड ने, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी जब लॉर्ड वेंटिक की सरकार गई उसके बाद किसकी सरकार आई, आप कह सकते हो लॉर्ड आकालैंड ने। लॉर्ड आकालैंड ने भारत के जनरल पद को संभाला और ऑकलैंड ने निर्णय दिया कि यदि प्राच्य शिक्षा पर कुछ धन और व्यय कर दिया जाए तो प्राच्यवादी अपना आंदोलन क्या कर देंगे, स्थगित कर देंगे। अंत में तत्कालीन गवर्नर जनरल ऑकलैंड ने अपने विवरण पत्र में प्राच्यवादियों की प्रति वर्ष 31,000 रुपए की अतिरिक्त धनराशि देने की घोषणा की। यानी यहाँ पे सबसे पहले तो लॉर्ड वेंटिक जो थे उनकी सरकार थी, उन्होंने और विवाद पैदा कर दिया, अंत करने के बावजूद उसमें और फूट डाल दी। बट इनके हटने के बाद लॉर्ड ऑकलैंड आए, जो कि इन्होंने सोचा कि इस प्राच्य एवं पाश्चात्य विवाद को किस प्रकार इसका अंत किया जाए। तो उनके मन में, मतलब आप कह सकते हो इस तरीके से एक प्लान बना कि अगर हम प्राच्यवादियों को और कुछ धन दे देंगे तो ये अपना जो विवाद है वो खत्म कर देंगे। तो बिल्कुल अच्छा प्लान था, ठीक है। यानी उनको 31,000 रुपए तो दिए ही जा रहे थे, लेकिन साथ में और अतिरिक्त इसके धनराशि दी जाने लगी और इसकी घोषणा भी कर दी गई। यानी इस घोषणा ने प्राच्यवादियों को प्रसन्न कर दिया और इसके बाद फलस्वरूप लंबे से चले आ रहे विवाद का अंत हो गया। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए प्रश्न यही आ सकता है कि जो आपका प्राच्य एवं पाश्चात्य विवाद था वो किस तरीके से उत्पन्न हुआ था, हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। तो 1813 का जो आज्ञा पत्र था, ठीक है, इसमें ये बोला गया कि प्रति वर्ष कम से कम 1 लाख रुपए खर्च किया जाए। 1 लाख खर्च किया जाए, लेकिन उसने यह स्पष्ट नहीं किया कि जो यह धनराशि है वो किस प्रकार शिक्षा पर व्यय किया जाए, कितना प्राच्य पे और कितना पाश्चात्य पे, जिसके कारण यह विवाद जो था बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और उसके बाद जो मैकाले आए वे भी बहुत ज़्यादा, मतलब कि इसमें विवाद के कारण बने, ठीक है। उन्होंने इस जो 1813 का आज्ञा पत्र था इसका निर्णय जो दिया, यही दिया कि केवल और केवल जो फोकस किया जाए वो किस पे फोकस किया जाए, तो आपका जो पाश्चात्यवादी है उस पे फोकस किया जाए। फिर और बहुत ज़्यादा इसका, मतलब आप कह सकते हो कि विवाद बढ़ गया। फिर जब लॉर्ड वेंटिक की सरकार हटी तो उसके बाद जो आए लॉर्ड ऑकलैंड, जो कि गवर्नर जनरल पद संभाला, और उन्होंने ऐसा सोचा कि अगर हम प्राच्यवादियों को कुछ और धन दे देंगे तो जो उनका विवाद है ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, जिससे प्राच्यवादियों ने इस फैसले का, इस घोषणा का स्वागत किया और वो प्रसन्न होकर इस विवाद जो लंबे समय यानी 1813 से ये चला आ रहा था, जिसके बाद क्या हुआ, ये 1839 में पूरा खत्म हो गया। यानी भारतीय शिक्षा के इतिहास में सन 1833 से 1853 की अवधि से पाश्चात्य शिक्षा की अवधि कहा जाता है। तो फ्रेंड देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। 1833 से 1853 की अवधि में
पाश्चात्य शिक्षा किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये भी प्रश्न पूछ लेता है कि प्राच्यवादी जो थे वो किसका समर्थक करते थे और जो पाश्चात्यवादी जो थे वो किसका समर्थक करते थे। तो फ्रेंड देखिए, जो प्राच्यवादी थे वे अपने जो हमारी संस्कृति है, ठीक, यानी जो प्राचीन समय से चली आ रही है उसका वो इनका कहना था कि जो भी हम शिक्षा ग्रहण करेंगे हम अपनी लैंग्वेज में सीखेंगे। लेकिन जो पाश्चात्यवादी थे वे चाहते थे कि जो कुछ भी सिखाया जा रहा है वो इंग्लिश के माध्यम से ही सिखाया जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि 1833 से 1853 की अवधि जो थी वो, एक मिनट, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, वेंटिक की सन 1835 की विज्ञप्ति ने अंग्रेजी के माध्यम से पाश्चात्य शिक्षा देने को सरकार की शिक्षा नीति बताया। यानी जो 1835 में, यानी जो मैकाले था 1834 में जिस प्रकार अपना विवरण दिया उसका स्वागत करते हुए विलियम वेंटिक ने ये घोषणा कर दी कि केवल और केवल जो फोकस किया जाएगा वो पाश्चात्य शिक्षा पर ही किया जाएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, सरकार की शिक्षा नीति के कारण भारत में अंग्रेजी शिक्षा के लिए अनेक स्कूल और कॉलेजों की स्थापना की गई। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, सन 1853 में ईस्ट इंडिया कंपनी के आज्ञा पत्र के पुनर्वर्तन के तहत भारतीय शिक्षा की समस्याओं का समाधान किया जाना अनिवार्य था और सर चार्ल्स वुड, यानी आप कह सकते हो वुड का जो घोषणा पत्र था, आदेश पत्र था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सर चार्ल्स वुड कंपनी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सभापति थे। उन्होंने 1854 को एक आदेश पत्र में भारतीय शिक्षा नीति का प्रकाश किया, अतः आदेश पत्र को उसी के नाम पर वुड का आदेश पत्र कहा जाता है। ठीक, तो फ्रेंड्स ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट्स है जो कि आप देख सकते हो कि सन 1853 में ईस्ट इंडिया कंपनी के आज्ञा पत्र के पुनर्वर्तन के तहत भारतीय शिक्षा की जो भी समस्या थी उसका किस तरीके से समाधान किया जाए ये बहुत ही अनिवार्य था। और उसके बाद देखिए, सर चार्ल्स वुड कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के क्या थे? सभापति थे। यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो वुड थे वे वहाँ के सभापति थे। उन्होंने 1854 को एक आदेश पत्र भारतीय शिक्षा नीति का प्रकाश किया। और फ्रेंड जो इनका जो घोषणा पत्र था, आप कह सकते हो बहुत ही भारतीयों के लिए बहुत ही अच्छा था। ठीक है, अतः आदेश पत्र को उसी के नाम पर वुड का आदेश पत्र कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आई होप कि बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा कि प्राच्य एवं पाश्चात्य विवाद क्या है, किस तरीके से ये इसका विवाद शुरू हुआ और किस तरीके से इसको ख़त्म किया गया, मैकाले का विवरण पत्र क्या था। हमने बहुत ही अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट जाना है और फ्रेंड्स आप सभी को बहुत ही आसानी से क्लियर हो गया होगा। और फ्रेंड देखिए, आपका जो पवन के गाइड में है वो कुछ प्रश्न क्वेश्चन आंसर की तरह दिया है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और देखिए जो अगला जो आपका टॉपिक है वो है वुड के आदेश पत्र के सुझाव व सिफारिशें, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो प्राच्य एवं पाश्चात्य टॉपिक है आप इसको अपने कॉपी में बहुत ही अच्छे ढंग से नोट्स कर लीजिएगा। प्लस जो मैकाले का विवरण पत्र है वो भी, मैकाले का विवरण पत्र में आपने देखा, ये आप सभी को पता है कि यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में ये प्रोजेक्ट वर्क आप सभी को दिया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे महत्वपूर्ण आप ये याद कर लीजिएगा, 1835 में मैकाले का विवरण पत्र आया था। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण ये लाइन जो था कि मैकाले शिक्षा द्वारा भारत में ऐसे वर्ग का निर्माण करना चाहता था जो कि रंग रूप में तो भारतीय हो लेकिन उनका जो बातचीत, व्यवहार, चिंतन, विचार वो क्या हो, सब अंग्रेज हो। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसको आप जरूर याद कीजिए और अपने कॉपी में अच्छे से नोट्स बना लीजिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो, और अपने फ्रेंड्स मित्रों को भी शेयर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में 5 बजे वाली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।